मानी जाएगी। तो अगर महबूबा जी ने ऐसा कहा है तो कोई गलत बात उसमें है नहीं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ कवानीन सामने आए हैं। तो उसके चलते कहीं एक PSA भी आया है, या ऐसे 311 के तहत लोगों को निकालने की भी कानूनी गुंजाइश है। लेकिन अहमद यार साहब, आप चूंकि काफी सीनियर और बहुत एक समझ बूझ है आपकी, और काफी आपका महत्व है, लोग सुनते हैं गौर से आपको। मैं आपके तजुर्बे से एक चीज जानने की कोशिश करूंगा उन लोगों के लिए जो खासतौर पे हमें देख रहे हैं या देखने वाले हैं। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर वाकई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके खिलाफ, एक आपका तजुर्बा मैं चाहता हूं कि जिनके खिलाफ कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हुई है एटलीस्ट उसको देखना भी चाहिए था, उसको देखा भी नहीं गया, परखा भी नहीं गया, और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं था जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए? बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो इल्जामात उनके ऊपर लगे हैं ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, या कहीं कहीं इस सारे मुलाजमों के दरमियान कोई इनोसेंट भी हो सकता है। लेकिन वो तब किया जाएगा जब उनका पक्ष, उनका व्यू पॉइंट भी जाना जाएगा, उनका डिफेंस में क्या है वो करने के बगैर एक तरफा आप इंक्वायरी कर रहे हो, 2-3 लोगों को मिला के, 4 लोगों को कोई कमेटी बिठा के कि वो अपना फैसला करें, तो ये किसी भी सूरत में जमहूरी निज़ाम में जायज़ नहीं है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लोग जिनको गन हाथ में पकड़ा हुआ पकड़ते हैं, एक तो हो गया कि जो इनकाउंटर में मारे जाते हैं तो उसका वो एक पहलू हो गया, तो दूसरा हो गया कि कहीं ऐसे भी लोग हैं कि जिनको गन लेकर पकड़ा गया है और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान भी उनके मुकदमात चले, सालों साल चले। यहाँ वो अजमल कसाब का मामला है, गन पकड़ के उसको लेकर उसको पकड़ा गया, फिर भी उसको इमीडिएटली दोषी नहीं ठहराया गया जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, उसको भी मौका दिया गया एक फॉरेन नेशनल होके भी, कि ये एक जमहूरी निज़ाम का तकाजा है कि ऐसा होना चाहिए। तो अच्छी बात है कि उसको मौका दिया गया और बाद में वो साबित हुआ कि उसने क्राइम किया है, निर्दोष नहीं हुआ साबित। लेकिन कानून की और जो नेशनल जस्टिस की बात है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि एक मौका दिया जाए, सुना जाए, और उसमें अगर कोई बात बनती है तो उसको समझा जाए, देखा जाए। ये करने के बिना एडवोकेट शेख नासिर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं PDV की जानिब से। हम इस्तकबाल करते हैं नासिर साहब आपका, और अहमद यार साहब से उनकी कीमती जो अल्फाज हैं, कलिमात हैं, उससे पहले मैं आपसे आपकी राय जानने की कोशिश करूंगा। महबूबा मुफ्ती ने आज जो लेटर शेयर किया है खासतौर पे एक्स पे, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उनकी जांच होनी चाहिए, कम से कम देखा जाए कि वो बेगुनाह थे या गुनहगार, उस हिसाब से उनकी बरतरफी के बारे में फैसला लिया जाए। जी देखिए, कानून का जो बेसिक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसको कहते हैं, आप किसी भी इंसान को बगैर सफाई का मौका दिए उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। और महबूबा जी की तरफ से जो चिट्ठी वजीर आला को लिखी गई उसमें भी साफ अल्फाज में ये कहा गया है कि जब तक आप किसी को सफाई का मौका नहीं देंगे, जब तक आप किसी भी मामले की तहकीकात नहीं करेंगे, उसकी तह तक नहीं जाएंगे, और किसी को सफाई का मौका दिए बगैर एक सजा सुनाना, कार्रवाई करना, ये इंसाफ के तकाजे के खिलाफ है। और यही महबूबा जी का भी कहना है कि पहले तहकीकात की जानी चाहिए, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। और हमने ये चीज देखी है जम्मू कश्मीर में खास करके कि जब किसी के खिलाफ कोई पर्चा चाक होता है या उसका ट्रायल कोर्ट में चलता है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर हम एक एक्सट्रीम स्टेप उसके खिलाफ उठाते हैं। वो कहीं ना कहीं कानून का कत्ल है और हम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते। कोर्ट कभी कभार बाइज्जत बरी भी लोगों को करती है, लेकिन उससे पहले एक्शन लिया जाता है, जो कि कानून की किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा गया कि आप एक ट्रायल किए बगैर आप किसी को मुल्जिम ठहराएंगे। ये सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल। एज ए एडवोकेट, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कानून की नॉलेज हम सभी से आपको ज्यादा है। 311C के तहत जो एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हुआ 2021 में, उसके बाद ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, तो क्या इसमें कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिसकी वजह से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सके और लोगों को, जो लोग इसमें शामिल नहीं थे और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो वो कोर्ट के जरिए अपने मुद्दे को हल करवा सकते?
देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां कानून की बालादस्ती है। हम शुरू से पढ़ते आए हैं कि लॉ इज सुप्रीम एंड नोबॉडी इज अबव द लॉ। एक संतरी से लेकर मंत्री तक सब कानून की नजर में बराबर है। धारा 302 में जो पहले आईपीसी की थी, कत्ल की सजा एक मिनिस्टर के लिए भी वही है और एक आम नागरिक के लिए भी वही है। हमें कानून विश्वास होना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और बगैर ट्रायल किए, बगैर किसी को सफाई का मौका दिए, बगैर एक जो प्रक्रिया है कानून की प्रक्रिया, उसके बगैर जब हम फैसला सुनाते हैं, किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वो गलत है। अदालतें बनी है, या तो फिर ऐसा करिए आप अदालतें बंद कर दीजिए। आप कानून में तरमीमें रोज लाते हैं, आईपीसी को, बीएनएस का आपने नाम दिया, किस लिए दिया? जब आपको ट्रायल ही नहीं करने, जब आपको लोगों को सफाई का मौका ही नहीं देना, आपने बगैर ट्रायल के, बगैर सफाई का मौका दिए, बगैर तहकीकात किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए आप सजा सुनाते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ ये सीधा सीधा कानून का कत्ल है। ठीक है। अभी बीच में कई सारे बीजेपी लीडरान ये कह रहे थे कि खासतौर पे पीडीपी, वैसे उन्होंने एनसी का भी नाम लिया, लेकिन पीडीपी का आपका बहुत ज्यादा उन्होंने जिक्र किया और कहा कि पीडीपी कानूनी रास्ते को अपना करके जो गुनहगार हैं, जो अलहदगी पसंद हैं, जो मिलिटेंसी से जुड़े हुए हैं या दहशतगर्दों के मददगार हैं, कहीं न कहीं उसको जेल से निकलवाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होती थी 370 से पहले, उस तरह की कार्रवाई, माफ कीजिएगा 370 के बाद, वो कार्रवाई नहीं होने देना चाहती। वो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहती हैं और अमन के रास्ते को, अमन के गहवारे को, जम्मू कश्मीर जन्नत नजीर को बिगाड़ना चाहते हैं। इसका मतलब तो साफ है कि लोगों को कानून पर विश्वास नहीं है, इनको आईन पर विश्वास नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि पीडीपी कानून का सहारा लेकर मुजरिमों को, जो उनकी नजर में मुजरिम है, उनको बाहर निकालना चाहती है, इसका मतलब यह है कि उन्हें कानून पर विश्वास ही नहीं, उन्हें आईन पर विश्वास ही नहीं, वो कानून की बालादस्ती को, कानून की सुप्रीमेसी पर यकीन ही नहीं रखते। मैं तो कहूंगा वो तो अदालतों और कानून की तौहीन करते हैं। पीडीपी हमेशा से आईन की इज्जत करती है, आईन की रिस्पेक्ट करती है, कानून की रिस्पेक्ट करती है, और कानून के दायरे में रहकर, आईन के दायरे में रहकर हर मसले का हल हम तलाश करते हैं। हम चाहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया हो, अदालतों में बाकायदा तौर पर ट्रायल चले, हर इंसान को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए और तह तक इंक्वायरी हो, तहकीकात हो, उसके बाद अगर किसी को मुलजिम ठहराया जाए, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई बनती है। लेकिन अब ट्रायल के बगैर जब कानून की कार्रवाई करते हैं, ऊपर से ये कहते हैं कि पीडीपी कानून की प्रक्रिया या कानून का रास्ता अपनाकर लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, उन्हें आजाद कराना चाहती है, तो मैं तो कहूंगा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूं इन लोगों का जो इस तरह की बातें करते हैं। कम से कम वो ये बात साबित कर रहे हैं कि पीडीपी को देश के आईन पर, कानून पर विश्वास है और उन्हें इसका विश्वास नहीं है। ठीक है एडवोकेट शेख नासिर साहब, मैं एक सवाल आपसे करूंगा, उसके बाद मैं जनाब अहमद यास साहब की तरफ आऊंगा। इसी सवाल के साथ मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर महबूबा मुफ्ती या पीडीपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर उसके बाद, अभी 2019 के बाद जो कानून लागू हुआ और उसके बाद टीम का गठन हुआ, बहुत सारे लोग जो पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं वो मुलविस पाए गए थे इन तमाम तर चीजों में। देखिए, किसी का मुलविस होना, उससे हम मुलजिम कह सकते हैं, मुजरिम नहीं कह सकते, अक्यूज कह सकते, उसको कन्विक्ट नहीं कह सकते। हमारे कितने ही मंत्री, कितने ही एमएलए, कितने ही एमपीज ऐसे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर है, जिनको मुलजिम करार दिया गया, लेकिन वो क्योंकि कानून ने उन्हें सजा नहीं दी है, उनके खिलाफ जुर्म साबित नहीं हुआ, इसलिए वो मिनिस्टर है, इसलिए वो एमपी है, इसलिए वो एमएलए है। खाली एफआईआर दर्ज होने से, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से आप किसी को मुजरिम नहीं ठहरा सकते। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मैं जिला किश्तवाड़ से ताल्लुक रखता हूँ। 2 दिन पहले यहाँ के डीएम साहब ने अचानक एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत 5 जवानों के खिलाफ पीएसए आयद करके उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उनके खिलाफ इल्जाम ये है कि यहाँ जो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं उन पर जो काम करने वाली कंपनियां ये उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक जमहूरी मुल्क में आपको अपने हक के लिए आवाज उठाना भी सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता है। डोडा जिला से एक नौजवान के खिलाफ पीएसए आयद किया गया कल की तारीख में, जिसके खिलाफ ये इल्जाम है कि वो हेड स्पीचेस देता है, और आप उसकी सबूत देखेंगे वो माहौलियात को लेकर के लोगों को दर्श देता है, वो गंदगी ना फैलाने की बात कर रहा है, वो स्वच्छ भारत जिसका हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार ढिंढोरा पीटते हैं, वो उसको जमीनी सतह पर लागू करने की बात करता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ पीएसए आयद किए जाते हैं बगैर उन्हें कोई सफाई का मौका दिए। मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती की बात है कि आज माहौल इस तरह का बन गया कि हमें अब कानून पर विश्वास नहीं, हमें अदालतों पर विश्वास नहीं, हमें कानून की प्रक्रिया पर यकीन नहीं, और हम चाहते हैं कि जो फिल्म में पहले हुआ करता था कि फैसला ऑन द स्पॉट, बगैर सफाई सुने,
बगैर किसी को मौका दिए हम फैसला करते हैं, ये तो कानून की सरासर धज्जियां उड़ाई जाए। ठीक है, इस सवाल पे हम जरूर आपके साथ वापस आएंगे क्योंकि इससे 370 को भी जोड़ के देखा जा रहा है। जनाब अहमद यार साहब, मैं आपकी इस बात से आपकी गहराई समझने की कोशिश करूंगा, खासतौर पे इस बात की गहराई समझने की कोशिश करूंगा क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, सिचुएशन जो भी है जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं हमने असेंबली में भी चीजें देखी थी। अब हम देख पा रहे हैं कि पीडीपी ने एक नया मुद्दा उठाया है और इस मुद्दे में सच्चाई भी दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि पीडीपी जैसे असेंबली में इन कार्रवाई को अंजाम दे रही थी, पहली आवाज पीडीपी की जानिब से उठाई गई थी और उसके बाद अब पीडीपी ने उस एक पॉइंट को उठाया है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी शामिल है। तो क्या लगता है आपको, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की कश्मकश जो हाल फिलहाल 6 महीने से हम देखते आ रहे हैं, इस कश्मकश के बीच में अगर ये खूबसूरत सी तजवीज है तो इसे उठाया जाएगा और लोगों का भला होगा? अगर हम उसूली तौर देखें तो फिर उठाना चाहिए क्योंकि ये उनके मैनिफेस्टो में भी है, और अगर मैनिफेस्टो में भी ना होता, चूंकि इस बात में वजन है और मेरिट है इस केस में, ये जो डिसमिस्ड एम्प्लॉयज को लेकर इशू है, तो तब भी इसको उठाना चाहिए क्योंकि एक जायज डिमांड है। ये एक इंडिविजुअल की फेवर की बात नहीं है, यहाँ हमको ये समझने की जरूरत है कि इसमें ये चंद वोटर्स की बात नहीं है, 6 लोग या 5 लोग या 4 लोग इसमें है तो वो किसी के वोटर है या किसी एक इंडिविजुअल को फायदा की बात है या उसके हक की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट, इसको टोटलिटी में देखना पड़ेगा क्योंकि ये एक जमहूरी निजाम में एक इशू आ रहा है कि जिसमें हम अपने इंसाफ को, जो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो पामाल होता दिख रहा है क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, जबकि हमारा जो जमहूरी निजाम है उसमें सारा इंसाफ की बुनियाद पर ही है कि अगर कोई क्राइम भी करता हो, कोई एक्यूज भी हो, तो वी कॉल हिम दैट ही शुड बी ब्रॉट टू द जस्ट, मतलब उसके साथ इंसाफ किया जाए। इसका यह मतलब नहीं कि उसको छोड़ा जाना चाहिए, अगर उसके खिलाफ इल्जाम साबित होता है तो उसको सजा देने को भी इंसाफ कहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसीलिए इस सिस्टम में जिसमें हम रह रहे हैं, तो इसमें पहली बात बुनियाद जो है वो, जैसे अभी वकील साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन करा, तो ये सारा इंसाफ पर ही मुबनी है। और इसीलिए अगर जनाब अहमद यार साहब, जो अभी एडवोकेट शेख नासिर साहब कह रहे थे, अगर उस बात को हम बुनियाद बना लेते हैं तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो कानून नाफिज हुए और कानून की मनसूखी हुई 370 या 35 से, उसके बाद से जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे एलजी के ज़ेर नगी और उसके बाद जो आला अफसरान बैठे, कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज का फायदा भी उठाया। मैं भी का यूज कर रहा हूं कि बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उठाया गया और इससे लोग आहत हुए हैं। नहीं, मैं फायदा उठाने की बात नहीं कहूंगा, अलबत्ता यह है जैसे मैं पहले भी बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनका अनुमान होता है, उनका असेसमेंट होता है, वो उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं। तो इसके चलते बहुत सारे कानून लाए गए, जैसे मैंने पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात करी। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया गया बहुत पहले शेख साहब के जमाने में कि यहाँ वो जो स्मगलर ये थे, क्या नाम है इसका, टिम्बर स्मगलर थे, तो उनके खिलाफ लाया गया। तो अब वो ही एक्ट आज अब सब उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। उसमें चाहे जर्नलिस्ट हो जो लगेगा कि भाई ये बात नहीं कर रहा या गलत बात कर रहा है, अब इंटरप्रिटेशन की बात है, या कोई उसमें बार एसोसिएशन के मेंबर भी कवर हो जाते हैं। तो उसको चलते चलते बहुत सारे ऐसे कानून आ गए जिसमें ये भी आ गया कि भाई मुलाजमी के बारे में भी, जैसे जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो वक्त को देखकर, हालात को देखकर ऐसे कानून आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी में ये 370 को एब्रोगेट करके ये जो एक्ट आया है, ये जो कानून आया है, तो अभी अगर हम पब्लिक गवर्नमेंट की देखें, इलेक्टेड गवर्नमेंट की देखें, कि उनका शायद सोच डिफरेंट रहेगा क्योंकि उनका डायरेक्ट वास्ता रहता है ग्राउंड के साथ, लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, उनके बहुत सारे सोच होते हैं इसको लेकर। तो ब्यूरोक्रेसी का शायद वो सोच नहीं रहता, उनका डिफरेंट रोल रहता है। नहीं, सवाल ये इस वजह से पैदा हुआ, बीच में माफी चाहता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, सवाल इस वजह से भी पैदा हुआ क्योंकि हमने सुना उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट से आला अफसरान जो भी हैं वो ये ना समझें कि हालात बिल्कुल हमेशा उनके माफिक रहेंगे, कभी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी जैसे ये हालात बदलेंगे।
नहीं, वो तो कहने की बात है। अगर तय की जाती या किसी को ये एहसास होता, ब्यूरोक्रेसी में भी कभी भी हमारे खिलाफ भी कभी ऐसा कोई अकाउंटेबिलिटी कायम की जाएगी, हमसे भी हिसाब मांगा जाएगा, लिया जाएगा, तो शायद कहीं न कहीं जो हमको महसूस हो रहा है कि कहीं गलत हो या उमर साहब को गलत हो रहा है, फैसले हुए हैं, शायद ऐसा नहीं होता। फिर वो अपने आप को एक पब्लिक सर्वेंट ही तस्वीर कर लेता, तो शायद ये चीजें नहीं आती। लेकिन अभी वो अकाउंटेबिलिटी का उनको भी मालूम है कि अकाउंटेबिलिटी जो हम कहते हैं वो होती नहीं है प्रैक्टिकली। हम तो कहते हैं, कोई नहीं कहता कि कोई करप्शन नहीं रुकना चाहिए, हर एक कहता है कि अकाउंटेबिलिटी हो, हर एक काम सही हो। लेकिन फिर भी उन्हीं के चलते जो कहते हैं, अगर वह हेल्म ऑफ अफेयर्स में होते हैं, फिर भी ये होता रहता है, कहीं करप्शन रुका नहीं। हर एक को मालूम है करप्शन होता है, लेकिन हम कहते हैं कि करप्शन रुकना चाहिए, हम नहीं जाने देंगे, नहीं होने देंगे, लेकिन होता है। इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अगर इस चीज का एहसास उस ऑफिसर को होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है या कहीं और है, अगर उसको ये होता कि सचमुच मेरे ऊपर कभी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, तो शायद वो नहीं करता, कोई गलत काम नहीं होता उससे। लेकिन उनको भी मालूम है कि ये कहने की बातें नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि सियासी तौर जुमलाबाजियां रहती है, काश ये स्ट्रिक्टली हो जाता तो शायद कोई नहीं अकाउंटेबिलिटी, कोई भी अपने आप को नहीं पाता कि कोई काम गलत करते हुए। लेकिन उनको भी मालूम है, उन्होंने भी कहा और होना नहीं है। तो अगर सचमुच ये होता, अभी भी उमर साहब कर लेते, तो मुझे नहीं लगता कि शायद भी कोई ऐसा हो जो करप्शन करे या कोई ये ना महसूस करे कि मेरी भी जवाबदेही होगी, तो उसी हिसाब से करेगा। क्योंकि हमने यहाँ देखा, ये बात भी देखी है, एक कलर के पास अगर उसके पास सर्विस गारंटी भी है कि भाई आपको 10 दिन के अंदर ये काम करना है, ये फाइल आपको डिस्पोज ऑफ करनी है, तो वो शायद अब 10 महीने भी कभी कहीं के लगाता, तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। तो अगर ये एहसास होता कि भाई अकाउंटेबिलिटी है, तो शायद ऐसा नहीं होता। और जब आप उसे नोटिस में मिलाओगे, उसे सीनियर्स में भी नोटिस मिलाओगे, अब भी कुछ नहीं होता। तो लिहाजा ये हर एक महसूस करता है ये कहने की बातें हैं, तो ये होना नहीं है। तो उसी लिहाज से शायद लोग भी उसको लाइटली ले लेते। अगर ये सीरियसली माना जाता कि ये सचमुच होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, फिर ना कोई करप्शन करता, ना कोई गैर जरूरी डिले हो जाता काम में, तो मुझे लगता है लोग भी किसी हद तक इत्मीनान महसूस करते कि उनको लगता कि जस्टिस डिलीवर होता है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि लोग शायद एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, ब्यूरोक्रेसी पर भी या पॉलिटिक्स पर भी कहीं उंगलियां नहीं उठाती है। लेकिन अगर आप देखोगे, हर बार आप ब्यूरोक्रेसी पर आप देखोगे लोग नाराज है, पॉलिटिक्स में नाराज है, पॉलिटिक्स को लेकर नाराज है। अब ये वोट डालना, मिनिस्टर बनाना, गवर्नमेंट बनाना एक मजबूरी है, बनाना तो बनाना, ये कार्डर बेस्ड लोग होते हैं। तो नहीं तो अगर हम देखेंगे, ये हर एक जानता है कि ये बोलने की बातें हैं, कहने की बातें, होना कुछ नहीं। ठीक है, एडवोकेट शेख नासिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा इसी सवाल के साथ कि जिस तरीके की बातें हो रही है, ऐसा ये मेरा जुमला नहीं है, मैं किसी और की तर्जुमानी करके ये जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि पीडीपी असेंबली से बाहर जो भी चीजें नजर आ रही है इलेक्शन के बाद, कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी है पीडीपी की छुपी हुई। मैं आपसे जानना चाहूंगा ये चीज। देखिए, पीडीपी की सियासत लोगों की तर्जुमानी करना है। पीडीपी की सियासत जम्मू कश्मीर की अवाम की बेहतरी, उनके बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना है और जम्मू कश्मीर के उस खुसूसी दर्जे को वापस लाना। सियासत तो हमारी खिदमत खल्क है और हम करते रहेंगे, और ये सोचे बगैर कि इसके नताइज क्या होंगे, हमें नुकसान उठाना पड़े ना पड़े। पीडीपी तो अपनी सियासत वाज़ेह कर चुकी, लेकिन अफसोस तब होता है जब कुछ सियासी जमातें जम्मू कश्मीर के अंदर, उनकी बोली असेंबली के बाहर कुछ होती है, असेंबली के अंदर उनकी बोली कुछ होती है, प्रेस मीडिया के सामने कुछ और बोलते हैं, लोगों के सामने कुछ और बोलते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का है कि हम ऐसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। लेकिन यही तो कह रहे हैं वो कि आप पहले ही उचक लेते हैं, असेंबली में आपने 370 का मुद्दा पहले ही दिन उठा दिया और उसके बाद अब ये वाला मुद्दा उठा रहे हैं। ये चीजें उनके मैनिफेस्टो में शामिल है, तो जाहिर सी बात है उनके टॉपिक आपने उचक लिया तो आपसे नाराज तो होंगे। जिस मुद्दे और जिस मैनिफेस्टो को लेकर हम चुनाव में लोगों के दरमियान गए, वो मुद्दा और मैनिफेस्टो हमारे लिए अजीम है। हम उसी को लेकर के असेंबली के अंदर भी जाएंगे, सड़कों पर भी जाएंगे, लोगों के दरमियान भी जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमें फख्र है कि ऐसी जमात से वाबस्ता है जिस जमात के कौल फैल में कोई तजाद नहीं। हमारे वो मुद्दे रहेंगे चाहे किस तरह के भी हालात हो। पीडीपी को कितना नुकसान हुआ 2019 के बाद आप सब लोगों को मालूम है। पार्टी को तोड़ा, पार्टी से विधायक मंत्री बाहर निकाले गए, नजरबंद किए गए, लेकिन पीडीपी अपने मौकिफ पर खड़ी रही और आज भी खड़ी है। इसलिए
ये सियासत इसको कहे, खिदमत खल कहे या लोगों की तर्जमानी कहे, ये पीडीपी का मंशूर है और इसी मंशूर की बुनियाद पर पीडीपी जम्मू कश्मीर में वजूद में आई है। और ये हमेशा चलिए, अगर यही चीज है जनाब एडवोकेट शेख नासिर साहब, अगर यही चीज है खिदमत खल्क या फिर लोगों की तर्जुमानी, तो मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जो 2019 के बाद हालात सामान्य रहे सभी के लिए, वही उमर अब्दुल्ला के लिए भी वही चीजें एप्लीकेबल थी, मोहतरमा महबूबा मुफ्ती के लिए भी वही चीजें एप्लीकेबल थी, उन्होंने भी नजरबंदी झेली, इन्होंने भी सारी चीजें सजाएं देखी, तो उसके बावजूद अवाम में वाहवाही या फिर ट्रॉफियां किसी और को मिलती है और आप जो कि 28% इसके साथ वोट फीसद के साथ सबसे पहली पार्टी होते हैं 2014 में, आप सबसे ज्यादा पिछड़ जाते हैं और आपके हाथ में कोई ट्रॉफी भी नहीं, अवाम ने नकार भी दिया 2024, ऐसा क्यों? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब 2019 में आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन हुई, उसके बाद जो सियासी लीडरान को नजरबंद किया गया, और देखना यह है जब रिहाई हुई, उमर अब्दुल्ला साहब जब रिहा होकर बाहर आए तो उन्होंने 2G 4G और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करी। जब महबूबा मुफ्ती साहिबा बाहर आई, उन्होंने आर्टिकल 370 की बहाली, जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की बहाली को लेकर के बात की। जहां तक ताल्लुक चुनाव का है, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इस चुनाव में पीडीपी अकेले थी और दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ रही। और आप देखेंगे कि 70-75% ऐसी सीटें हैं, नशिस्तें हैं जहां पीडीपी दूसरे नंबर पर आई। और अगर हम उन नशिस्तों पर कांग्रेस का वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस से माइनस करें तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि पीडीपी नंबर 1 पर थी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे विधायक ऐसे जो पीडीपी से निकलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, उनका एक अपना जो स्फीयर था या पीडीपी में रहकर जो उन्हें बात की थी या लोगों के साथ एक ताल्लुक बनाया था, वो चुन करके आए हैं। आप हमारे डिप्टी सीएम की बात करें, बहुत सारे जवाब बेग साहब रहे, जितने भी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीडीपी, इन सभी हालात को अगर आप देखेंगे, उसके बाद आप अगर आपको लगता है कि पीडीपी को लोगों ने नकारा है, तो मैं समझता हूँ कि आप गलत सोच रहे हैं। पीडीपी को लोगों ने इस बार पीडीपी को लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के लिए चुना है कि आप लोग अपोजिशन करिए। और दूसरी बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के हालात हर पल, यानी मैं कहूँ कि हर एक पल में बदलते रहते हैं, और इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने यह फैसला लिया था कि एक ही जमात को बहुमत दिया जाए, ताकि मरकज के पास वो जोड़ तोड़ की राजनीति, वो जोड़ तोड़ की सियासत और हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मौका नहीं है। और अच्छा है, हमने इसका स्वागत किया कि ठीक है, एक पार्टी को बहुमत मिला है, देखते हैं वो असेंबली के अंदर, वो सेक्रेटरीट के अंदर किस तरह लोगों के साथ इंसाफ करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, ऐसा नहीं लगता, तो लगता है कि हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर, वजीर आला क्लर्क का काम कर रहे हैं, एलजी साहब सारे ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, और यहाँ जुबान बिल्कुल बंद है, खामोशी है, कुछ नहीं कहा जा रहा है। पीएसए लोगों पर आयद किए जा रहे हैं, कुछ नहीं कहा जा रहा है, लोगों को नौकरियों से बर्खास्त किया जाता है। आप मुझे बताइए, हमारे जम्मू कश्मीर में रिश्वतखोरी का अरूज पर है, कितने मुलाजिमों पर आपने रिश्वतखोरी के इल्जाम में कार्रवाइयां की है? यहाँ हमारे सबका जो एलजी है, जो यहाँ से निकल गए हैं, नाम मुझे उनका याद आ नहीं रहा है, जिनके वक्त में फैक्स मशीन खराब हुई थी, उन्होंने तो बार बार बाहर जाकर के कहा, जब वो एलजी के वजह से निकल गए, उन्होंने बार बार ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन बहुत है। उन्होंने एक एक फाइल का जिक्र करके बोला, पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के जिक्र करके बोला, लेकिन क्या उस पर कोई तहकीकात हुई? क्या उस पर किसी ने जांच करने की कोशिश की कि आखिर कौन से ऐसे मुलाजिम हैं जो जम्मू कश्मीर के वसाइल को बेच रहे हैं? कुछ भी नहीं। हाँ, आपको एक बहाना चाहिए। मैं तो समझता हूं कि मरकजी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां कर रही है। मैं एक सवाल और आपसे करूंगा, उसके बाद जनाब अहमद यास साहब की तरफ आऊंगा। सवाल यह है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि पीडीपी अपने पुराने धर्रे पे आज भी चल रही है, और एनसी ने या दूसरी पार्टियों ने, जेके अपनी पार्टी हो या फिर पीपल कॉन्फ्रेंस हो या फिर जेके यूएम हो, जितनी भी छोटी पार्टियां हैं 2020 के बाद या 2020 के आसपास बनी है, उन सभी ने, खासतौर पे एनसी ने, यह जान लिया है कि अब हमें किस रास्ते पे चल करके ही कामयाबी मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पीडीपी उसी पुराने धर्रे पे है जिसपे चल करके जम्मू कश्मीर में हालात खराब भी हुए और पार्टी का फायदा भी हुआ। देखिए, बाकी जमातों की जहां तक बात है, वो अपने फायदे के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने रास्ता बदल दिया है। मैंने पहले ही कहा कि पीडीपी का जो मौकफ है, जब पीडीपी वजूद में आई थी तब का जो मौकफ है, तब का जो रेजोल्यूशन है जिसको लेकर के पार्टी मर्द वजूद में आई, उस पर आज भी हम पाबंद हैं, क्योंकि हमने लोगों के साथ वादे किए। उन वादों और इकरार के जिन पर पीडीपी की बुनियाद डाली गई थी, आज भी हम उन पर कायम हैं। आज भी हम वही बात कर रहे हैं जो हमने तब की।
इसलिए हालात कुछ भी हो, हमें नुकसान उठाना पड़े, हमें फायदा हो, इसकी परवाह किए बगैर पीडीपी अपना मौकफ नहीं बदलेगी, पीडीपी अपना मैनिफेस्टो नहीं बदलेगी। आवाम से किए हुए वादे, आवाम से किए हुए करार, उन पर पीडीपी कायम रहेगी। हम इस बात की हमें फिक्र नहीं रहती है कि हमें सत्ता मिले या ना मिले। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब अलायंस की गवर्नमेंट बनी, उसमें जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना, उसमें हमारी शर्तों पर सरकार बनी। अगर उसके बाद हम अपने मौकफ से हटते, जैसे आज कुछ देखने को मिल रहा है, आज भी हमारी सत्ता हो, लेकिन हम अपने मौकफ पर डटे रहे, बीजेपी को ही भागना पड़ा। उनको लगा कि पीडीपी अपना मौकफ नहीं छोड़ रही, हमारे जो एजेंडा, जो हमारे डिजाइन है, वो पीडीपी के होते हुए हम उनको पूरा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो भाग गए। इसलिए पीडीपी कभी ये नहीं सोचती है कि उन्हें नफा हो, नुकसान हो। पीडीपी हमेशा सोचती है कि हमने लोगों के साथ जो प्रॉमिसेस किए, हमारा जो मौकफ है, हम उस पर खड़े रहेंगे, उस पर डटे रहेंगे। ठीक है अहमद यार साहब, मैं एक एथिकल क्वेश्चन आपसे जानने की कोशिश करूंगा ताकि इन तमाम तर चीजों को जो मैंने शेख साहब से पूछा लोग भी समझें और हमको भी समझ में आए। हमने अपने बाप दादा को बचपन में ये सुना, अब उनकी खुददारी, उनकी गैरत, ये तमाम तर चीजें देखी और उनके अमल में भी ये चीजें नजर आई। बुनियाद परस्ती जाहिर है कि अच्छी चीज भी हो सकती है, बुरी चीज भी हो सकती है, शायद आप एक्सप्लेन करें इस चीज को, लेकिन हालात के साथ बदलना सियासत कहलाता है, या एक बार जो हमने एजेंडा तय कर दिया, चाहे वो आवाम के मफाद में हो या किसी और सियासी पार्टी के फायदे के लिए हो, लेकिन उसी एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ते रहें, यही एक सियासत कहलाती है, या फिर हालात के साथ बदल करके पॉलिटिकल फायदा उठाना सियासत कहलाती है? अगर पॉलिटिकल फायदे की हम बात करें पार्टीज और इंडिविजुअल्स के लिए, तो हम बिल्कुल ये कहेंगे कि वो सही नहीं रहेगा। अगर हालात के साथ, इसके बावजूद कि आपने कोई मंशूर दिया है और आपको हालात ऐसे लग रहे हैं आगे कि भाई शायद कुछ दिक्कतें ऐसी आती हैं कि जिससे और मसले पैदा हो सकते हैं, मुझे लगता है कि वहाँ एडजस्टमेंट करने की बात है। यहाँ अभी 370 का मसला है जम्मू कश्मीर को लेकर जी, और उसके साथ साथ ये एक ऐसा इशू नहीं है कि जहां सिर्फ अकेला इशू है ये, इसके साथ साथ और बहुत सारे मुद्दे हैं जो लोगों के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। 370 भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात है, जिसे अगर अभी ना भी करे तो इमीडिएटली किसी की राशन बंद नहीं होगी, किसी की बिजली बंद नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ इसे प्रायोरिटाइज करने की और चीजें हैं कि जिनसे डायरेक्टली किसी को असर पड़ सकता है, तो वहां आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, जो लोगों को के मुफादात की बात है। मान लीजिए कोई बीमार है, तो बीमार को शायद हम टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन कोई डेड बॉडी है तो वी हैव टू प्रेफर परहैप्स कि डेड बॉडी नीड टू बी immediately buried and simultaneously will have to be the medical care to the other people also. I mean, it needs to be prioritized. It all depends upon कि आपकी conditions क्या है। तो वही हाल लोगों के मामलात की और पॉलिटिक्स की रहती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि यहाँ इश्यूज बदल जाते हैं। एक तो ये कि मान लीजिए कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आगे कोई रोड ब्लॉक हो गया, किसी भी सूरत में अगर उन्होंने कमिटमेंट भी किया हो, कोई प्रॉमिस भी किया हो, किसी वजह से कोई रोड ब्लॉक हो गया, हालात ऐसे बन गए, तो उनको जो दाएं बाएं जो उनकी पोजीशन है वो उनको छोड़ने वाले नहीं है। तो क्या पीडीपी की वजह से एनसी का एजेंडा विफल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हर मामले में पीडीपी अव्वल आ रही है। की वजह से नहीं, पीडीपी की वजह से नहीं, उनका हक बनता है कि वो हर एक इशू को उबारे। जो भी अपोजिशन है, पीडीपी ही नहीं बल्कि बाकी जो भी अपोजिशन है, उसमें बीजेपी भी है, उसमें बाकी भी है, हर एक का इशू बनता है, हर एक का हक बनता है कि वो अपने इश्यूज को उबारे, जो लोगों के इश्यूज है वो उनको उबारे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पीडीपी कोई रास्ता नहीं रोकने वाली है, ना अपोजिशन रोकने वाली है। अगर रास्ता रुकेगा तो वो शायद उनकी अपनी कारकर्दगी की वजह से हुआ रुकेगा। इसलिए रुकेगा क्योंकि उनको ये मालूम था पहले से भी 370 इस हुकूमत के चलते मुश्किलात आएंगे, मुश्किलात में आएंगे 370 को लेकर हम। ये बात उन्होंने इलेक्शन के दौरान नहीं बताई, बल्कि लोगों को बताया हम इसके लिए करेंगे। और जो ही इलेक्शन हो गया, रिजल्ट शायद शुरू हो गए, तो उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ मुश्किलात है क्योंकि इस गवर्नमेंट में चलते हम इसको नहीं देख पाएंगे। तो दिक्कतें वहीं से शुरू हो जाती है। अगर यही बात उन्होंने पहले ही कही होती तो शायद कोई दिक्कत नहीं होती, उसी के बिना पर लोग वोट करते।
करते या ना करते, क्योंकि इन तमाम इलेक्शन प्रोसेस के दौरान भी हमने देखा कि पीडीपी का ही नुकसान हुआ। हालांकि 2014-17 के बीच में जो कुछ हुआ वो सारी चीजें नजर के सामने में है। शायद हो सकता है कि पीडीपी ने चीज से सबक लिया हो, देखना काफी खास होगा और इस चीज को हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार पीडीपी इतनी मेच्योर जमात होने के बावजूद, लीडरान इतने मेच्योर होने के बावजूद आज इतने एग्रेसिव क्यों नजर आ रहे हैं और अलग अलग मुद्दे पे फ्रंट फुट पे क्यों खेल रहे हैं। इस चीज का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में ज़ेर तामीर जगह असेंबली बिल्डिंग का दौरा किया था और चल रहे कामकाज का जायजा लिया। इस मौके पर काबीना वजीर जावेद अहमद राणा भी उनके साथ थे। वजीर आला ने यहाँ पे मौजूद इंजीनियर्स और अफसरान से तामीर के मुतालिक जानकारी हासिल की। वजीर आला ने खास तौर पर काम की रफ्तार, क्वालिटी और टाइम फ्रेम के बारे में तफसील से बातचीत की। वजीर आला ने अफसरान को वक्त पर काम पूरा करने के साथ ही तामीर से मुतालिक सभी ज़ाब्तों पर अमल करने की हिदायत भी दी। बता दें कि 1 जुलाई 2011 को एनसी सरकार के दौरान ही इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी गई थी। 2015 तक इसका काम जारी रहा था। पीडीपी बीजेपी सरकार बनने के बाद काम काज में रुकावट पैदा हुई। उमर अब्दुल्ला के वजीर आला बनने के बाद इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू होने की उम्मीद बढ़ी थी और अब इस प्रोजेक्ट पर 1.25 से 150 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। अब ये इसमें काफी समय से ये वर्क्स पेंडिंग है, अबेंडन पोजीशन में है। तो आज मैं जम्मू के लोगों को मुबारक करूंगा कि सीएम साहब ने एज पर हमारा जो इलेक्शन मंशूर था पार्टी का, उसके मुताबिक आज जम्मू में हमारा ऑफिस खुल गया है। तो उसके मुताबिक आगे काम करेंगे। जम्मू का रुख करेंगे। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, आपकी तरफ आएंगे सबसे पहले, उसके बाद अपने डिग्निटरीज और गेस्ट की तरफ आएंगे। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, ये जो बन रहा था 2011 के बाद, क्या बीच में रुकावट पैदा हो, क्या फिर से इसकी तामीर शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से जायजा लिया जा रहा है? जी देखिए, अगर हम बात करें विंटर सेशन जो है वो जो शुरुआत उसकी है एक किस्म से हो गई हुई है। और बड़ी बात, सबसे पहले उमर अब्दुल्ला जो जैसे ही सिविल सेक्रेटरी जम्मू में आए हैं तो उन्होंने जो यहाँ पर जो नई सिविल सेक्रेटरी की बिल्डिंग उन्हीं के टाइम में ले फाउंडेशन रखा गया था 2011 में, और आप लगा सकते हैं अनुमान कि 2024 चल रहा है, 13 साल का वक्त बीत गया, अभी तक वो बिल्डिंग तैयार नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले उन्हें यही उनकी शायद नजर में भी था और जम्मू में सिविल सेक्रेटरी में आते ही उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ नई बिल्डिंग की ओर जो है वो रुख किया और देखा कि कहां तक काम इसका था। हालांकि उनकी नॉलेज में पूरा कामकाज की पूरे नॉलेज थी, कितना काम हुआ है, लेकिन फिर भी एक ऑफिशियल तौर पर उन्होंने देखा और अब अधिकारियों को कह दिया कि जल्दी से काम फिर से शुरू किया जाए। आपको बताओ कि 2011 में इसको लेकर जो है लगभग 110 करोड़ की जो है फंडिंग जो थी वो रखी गई थी, मुकर्रर की गई थी और बताया गया था कि ये सिविल सेक्रेटरी जो है बिल्कुल एडवांस तरीके से, नए तरीके से बन के आएगी और लोगों, जितने भी जो लोग असेंबली में आते हैं या फिर जो एमएलए उनके आते हैं, तो काम काज है इस नई बिल्डिंग से होगा। 2015 तक तो काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, बहुत स्पीड से चल रहा था, लेकिन जैसे ही उमर अब्दुल्ला सरकार हटी उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो धीरे धीरे करके स्लो डाउन किया गया। बाद में फंड्स नहीं मिले इसको, ये रुक गया काम। और अगर हम बताएं कि उसकी इन बिटवीन कोविड का भी 2 साल रहे। हालांकि 2021 में तब रहे चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने इसको लेकर अधिकारियों ने कहा था पर फिर से आप इसकी रिवाइज रिपोर्ट बनाइए और अगर इसको लेकर फंड्स बढ़े हैं तो हम उसको एलोकेट करेंगे तो काम शुरू किया जाएगा। लेकिन आपको बताऊं उसके बावजूद भी उसका काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि फंड्स ही नहीं मिले थे। 2019 में 5 अगस्त में हमने देखा कि यहाँ पर जो है 370 और 35 हटाया गया और उसके बाद जो है बहुत कुछ बदलाव हुआ। यहाँ पर कुछ केंद्र की बड़ी जो हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स थे वो बनके कंप्लीट भी हो गए इस दौरान। अगर हम देखें चाहे एम्स बना हो, IIT बना हो, IIM बना हो, लेकिन उमर सरकार द्वारा 2011 में ले फाउंडेशन जिस बिल्डिंग का रखा गया था वो 13 सालों में कंप्लीट नहीं हुई। ये बहुत बड़ा सवाल खड़े करते हैं, क्या मंशा होगी उसके पीछे। हालांकि अब सरकार आगे हो सकता है इस पर यकीनन जवाब लेगी, लेकिन अब सबसे पहले यहाँ पर जब सचिवालय शुरू हुआ है, कामकाज विंटर सेशन का शुरू हुआ है, तो सिविल सचिवालय की इमारत जो कि एक बहुत बड़ी इमारत है, तो अब उसको लेकर कहा जा रहा है कि अब उसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद यही है कि 1 से 2 साल में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसका जो फर्निशिंग का काम है वो बचा हुआ है, इसको अंदर से बिल्कुल तैयार करना है, तो उसको लेकर जो है अब जो है कवायद हमें दिखती हुई नजर भी आएगी क्योंकि अब फिर से उमर अब्दुल्ला की सरकार है तो यकीनन उनके द्वारा शुरू किया हुआ काम शायद वही खत्म कराएंगे। ऐसा ही
मे भी हो सकता है कि डेस्टिनी में उनकी हो, क्योंकि वही ले फाउंडेशन रखे थे और वही इसका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन ओवरऑल एक बड़े लंबे वक्त से, हालांकि इसकी कॉस्ट जो है लगभग 100 करोड़ बढ़ गई। आप मानिए अगर एक वक्त पर बन जाती तो 120 करोड़ की लागत में तैयार हो जानी थी, लेकिन अब 13 साल के बाद इसकी लागत जो है 220 करोड़ तक पहुंच गई। यानी कि कहीं ना कहीं आम टैक्स पेयर का पैसा है क्या लगना है, वही इस पर जो है वो ज्यादा तरह से लगेगा। नुकसान लोगों का ही है, कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज्यादा सेटबैक आम लोगों का है, क्योंकि उनके डीओ टैक्स के पैसे से ये सिविल सचिवालय की इमारत बन रही थी। लेकिन ना जाने किन वजहों से इतना डिले हुआ, कुछ आपसी तालमेल नहीं रहा, या फिर कुछ आपसी इस तरह से कि इस प्रोजेक्ट को डाउन कर दिए कि दूसरी सरकार का बनाया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इस कारण अब उमर अब्दुल्ला ने इसका रिव्यू किया है और अब उम्मीद है कि काम जल्दी शुरू भी हो जाएगा। जी बिल्कुल। ख्वाहिश आपसे एक चीज और समझेंगे कि अभी फिलहाल जो सिविल सेक्रेटरिएट का जो कामकाज चल रहा है, उसके अलावा किस बिल्डिंग में अभी जो सेशन शुरू होगा, और सबके सब मंत्री अभी चूंकि जम्मू भी शिफ्ट हो चुके होंगे करीब करीब, अभी जो कार्यकाल चलेगा वो किस जगह पे शुरू होगा? जी देखिए, पुराना जो प्रीमिसेस है सिविल सेक्रेटरिएट का, वहीं पर ही फंक्शनल सब कुछ, बहुत बड़ा है वो प्रीमिसेस है, बहुत वहाँ पर असेंबली। 2011 में जो थी ये नई बिल्डिंग थी, ये नई बिल्डिंग का इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था, बिल्डिंग काम शुरू हो गया था और लगभग 4 साल तक चला। बिल्डिंग पूरी तरह से खड़ी हो गई थी। अंदर का जो काम था, क्योंकि इसमें वुड का काम होना था, उसकी फर्निशिंग का काम होना था, बहुत कुछ इसमें होना था, तो वो काम नहीं हो पाया, सिर्फ नहीं हो पाया। ठीक है, ख्वाहिश बने रही है हमारे साथ। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ इसकी डिटेलिंग के लिए। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं और उनकी तरफ हम आने की कोशिश करेंगे। शेख साहब, पहले आपकी तरफ से, इससे पहले कि मैं सिविल सेक्रेटरिएट के बारे में बात करूं, क्यों रोका, क्यों नहीं रोका, फंड क्यों नहीं दिया आपने, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि आजकल काफी ज्यादा एग्रेशन दिख रहा है, खासतौर पे पीडीपी के अंदर, हर जगह पे। एग्रेशन आप किसको कहते हैं? इसको कहते हैं कि जब भी असेंबली शुरू होती है तो जिस चीज के लिए शुरू होती है उस दिन वो बातचीत नहीं होती है, और वहीदुर रहमान परा साहब एक ऐसे मुद्दे को उठा के शुरू हो जाते हैं जिसमें पूरी असेंबली के दौरान मामला भंग रहता है, आपस में धक्का मुक्की, लड़ाई, सब सारी चीजें होती हैं। मैंने पहले आपको यह बात बताई कि पीडीपी का जो मौकफ है, पीडीपी का जो मैनिफेस्टो है, या पीडीपी लोगों के साथ जो कमिटमेंट की हुई, हम कोई भी मौका, कोई भी अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहते जहां हम लोगों के एस्पिरेशन, लोगों के साथ किए गए वादे और लोगों के साथ किए गए कमिटमेंट को ना रखें। इसलिए असेंबली थी, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली का इजलास होना था और उस दौरान ये एक बेहतरीन मौका था पीडीपी को वो अहम मुद्दे यहाँ सामने रखने के लिए, क्योंकि मैं शुरू से कहता हूँ बिजली, पानी, सड़क तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे तो है ही सभी जम्मू में, लेकिन जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की जो शिनाख्त, यहाँ का जो स्पेशल स्टेटस छीना गया है, जो यहाँ के नौजवान बेरोजगार लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, यहाँ के जमींदारों के साथ जो इंसाफी हुई, यहाँ के बाशिंदगान के साथ जो इंसाफी, उसकी बहाली सबसे अहम मुद्दा है। और वहीदुर रहमान परा साहब ने मौका नहीं गंवाया, उन्होंने सबसे पहल करते हुए अवाम की उमंगों, उनकी उम्मीदों के मुताबिक वो प्रस्ताव हाउस के सामने रखा। उन्होंने ये तो नहीं कहा था इस पर धक्का मुक्की करो। और ताज्जुब की बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब उस दिन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इसको खारिज कर दिया, और फिर ऐसा क्या हो गया कि उन्हें भी एक रेजोल्यूशन, हालांकि उसमें और वहीदुर रहमान परा साहब की तरफ से पेश किए गए उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उनमें धूल झोंकने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक और रेजोल्यूशन वो लेकर के आए, जिस पर काफी चर्चा हुई है कि वो रेजोल्यूशन जो है वो ऐसा समझा जाएगा फ्रेंडली, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक फ्रेंडली ड्राफ्ट था। बहरहाल कुछ तो है कि कुछ तो उनको करना पड़ा। इसको मुझे नहीं लगता एग्रेशन कह सकते हैं, इसको कमिटमेंट कह सकते हैं। और उसके बाद जब भी जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा मुद्दा आया हो जहां डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर की आवाम इन्वॉल्व है, उनके साथ ज्यादती दिखे, पीडीपी ने हमेशा से इन बातों को मारा। और आज भी अगर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने वजीर आला को चिट्ठी लिख करके दरख्वास्त की है, वो इस पर गौर करें क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों कानून की धज्जियां उड़ा करके लोगों के साथ इस तरह का जुल्म हो रहा है। तो इसको एग्रेशन भी कहेंगे, इसको कमिटमेंट। चलिए ये भी मान लेते हैं। जनाब अहमद रियाज साहब, मैं आपसे इस बात को समझने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये बात तो सही है शेख साहब जो कह रहे हैं कि उन्होंने शुरू में इस चीज को इनकार किया, फिर उसके बाद अचानक रेजोल्यूशन पास हुआ और उस पर मुहर भी लग गई। ऐसा लग रहा है कि दौड़ चल रही हो, पहले हम इस चीज को करेंगे या पहले हम इस चीज को करेंगे, यानी मसीहा बनने की दौड़ में एनसी और पीडीपी आपस में उलझती हुई नजर आ रही है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि एनसी का जो एजेंडा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस तो अपना दामन बचाती हुई नजर आ रही है, साफ तौर पे उसकी मजबूरी साफ तौर पे दिख रही है, लेकिन एनसी भी काफी ज्यादा लीन दिख रही है। आपकी क्या राय?
ये सही बात है। ये जो मुद्दा रहा 370 का सबसे ज्यादा गर्मा हुआ मुद्दा रहा इलेक्शन के दौरान, मेनली हर एक पार्टी के पास। तो लेकिन इलेक्शन के बाद इसने दूसरा रुख इख्तियार किया, ये सही बात है। और दूसरा रुख इसलिए किया कि ये लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वोट हासिल करने के लिए, वोट देने के लिए ये उस लिहाज से ज्यादा था और उस वक्त इसका इस्तेमाल किया गया। और बाद में जब इलेक्शन हो गया तो तब ये मामला नहीं रहा, क्योंकि तब प्रेफरेंस कुछ और बढ़ गई उनके लिए, जो मैं देख रहा हूं। और ये रह गई कि उनके पास एक बहुत बड़ा एजेंडा पड़ा हुआ है, मैनिफेस्टो बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, और उसके साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या बाकी चीजें हैं, उनको अपने आप को कंफर्टेबिलिटी की बात उसमें देखने को दिखेगी, क्योंकि अपने आप को कंफर्टेबल भी बनाना पड़ेगा। और उसके लिए उनको कन्फ्रंटेशन का रास्ता इख्तियार नहीं करना है, क्योंकि उनको मालूम है, ये पहले भी था और उसके बाद भी पता था, क्योंकि 370